फाइनली गाइस आपका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है भूपेंद्र सैनी और हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फोर्स। ठीक है, आज मैं आपको फोर्स के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि फोर्स किस तरीके से काम करता है और फोर्स की इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे फिजिक्स के पोर्शन से। ठीक है, आप सभी को पता है अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं फोर्स से एक ना एक सवाल पूछा जाएगा। तो एक चैप्टर है और एक ही हमारा यहाँ पर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए बात कर लेते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। सबसे पहला है, अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर ऐड होना चाहते हैं, जैसे कि आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं आपको सारे पीडीएफ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे ये वीडियो मेरी फिनिश होगी तो इसके 24 आवर बाद 24 घंटे के बाद आपको पीडीएफ में इसका शेयर कर दूंगा जो मैंने पीपीटी तैयार की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो एक जीआईएफ के माध्यम से, एक एनिमेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कि ये जो है एक लड़का है और इधर ये दो लड़कियाँ हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि एक बार ये इधर को इसे खींच रही हैं, एक बार ये इधर को इसे खींच रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स इसमें ना लगाएगा तब ये क्या है, ये खींच पाएंगे नहीं। तो ये फोर्स जो होता है किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो अब देखो यहाँ पर ये खींच रहा है इसको। अब बेचारे को इसने, इन दोनों ने, लड़कियों ने छोड़े तो ये गिर जाता है बार बार। अब यहाँ पे देखोगे ना तो अभी ये खींच रहा है इनको, अभी तो खींच रहा है। अब देखो ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ के गिर गया ये। तो ये चीज़ क्या है कि इसको फोर्स क्या है, एक तरीके का ये धक्का भी है और एक खिंचाव भी है। क्यों? क्योंकि ये देखो अब ये खींच रही है पहले, फिर ये खींचेंगे, तो एक तरह का धक्का और खिंचाव क्या है, मेरा फोर्स होता है। सबसे पहली बात कर लें देखिए फोर्स के बारे में। तो ये एक प्रकार का क्या है ना, एक धक्का है या खिंचाव है। क्यों? क्योंकि सर एक तरफ से कोई खींचता है इसको और दूसरी तरफ से इसकी तरफ कोई धक्का मार देता है। तो फोर्स क्या होता है, धक्का या खिंचाव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जो हमारा फोर्स काम करता है वो हमेशा एक दिशा में काम करता है, एक डायरेक्शन में काम करता है। अभी जैसे ये इसको ढकेल रहे हैं या इसको खींच रहे हैं तो ये एक दिशा में काम कर रहे हैं, और जिसके साथ दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बल के साथ हमेशा दिशा होती है तो इसलिए एक सदिश राशि ये होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं जो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसका और भी मात्रक होता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए इसका दूसरा मात्रक होता है, वो होता है सीजीएस मात्रक। कौन सा होता है? सीजीएस इसका मात्रक होता है। सीजीएस में इसका मात्रक होता है डाइन। कितना होता है? डाइन। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर जो एक डाइन होता है ना, एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर 5 के। किसके बराबर? 10 की पावर 5 के बराबर होता है एक डाइन। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको यहाँ पे बल के बारे में याद होने चाहिए। क्या कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, परिमाण इसके साथ हमेशा होता है। कुछ ना कुछ आपको जो कंक्लूजन है वो निकलेगा ही। अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो, सपोज दैट अगर ये इन्हें फोर्स लगा के खींच रहा है तो ये इधर हो भी तो रही है ना, तो इनको इसका परिमाण मिलता है, कंक्लूजन इसका हमें मिलता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? ठीक है सर, आगे बढ़िए। देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या किसी चीज़ को धकेलना आसान होता है या फिर किसी चीज़ को खींचना आसान होता है? ठीक है, सपोज दैट कि आप लोग क्या करते हो कि मान लीजिए गाड़ी है या बाइक है, बाइक को आप पीछे से धकेल रहे हो तो धकेलना आसान है उसको, या फिर अपनी तरफ खींचना आसान है? बताइए कौन सी चीज़ इसमें आसान है? तो ये जो बंदा है, ये देखिए इस जो मेरा ये रखा हुआ है, इसको ढकेल रहा है इधर और ये इधर इसके खींच रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत है। ये ढकेलने काम कर रहा है और ये खींचने काम कर रहा है, तो दोनों में आसान काम कौन सा है? देखो, जो ढकेलने काम होता है, ठीक है, वो भारी होता है, लेकिन खींचने का काम क्या होता है? हमारा हल्का होता है। क्या होता है? खींचना हम खींच आसानी से लेते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि किसी भी वस्तु को खींचना जो है वो आसान होता है। क्या होता है? किसी भी वस्तु को खींचना अपनी तरफ आसान होता है, जबकि ढकेलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने अलग स्लाइड में इसको मेंशन किया है कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचना आसान होता है। ठीक है, ओके। देन आगे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो घोड़ा होता है वो तांगे को खींचता है ना। जो घोड़ा होता है वो क्या करता है? तांगे को खींचता है। तो उसके किसके कारण वो खींचता है? देखो यहाँ पर ये घोड़ा है। ठीक है, ये जो घोड़ा है ये किसे खींच रहा है? इस तांगे को खींच रहा है। तो अब ये बताओ ये किस वजह से खींच रहा है? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है?
अगर पृथ्वी जो है इस पर फोर्स ना लगाए घोड़े पर, जैसे घोड़े ने पैर उठा के आगे रखा तो जो पृथ्वी है उसने उस पर फोर्स लगाया, तभी तो वो आगे की तरफ घोड़ा ढकेल पाया। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी एक घोड़े पर बल लगाती है, घोड़े के जो पैर होते हैं, नाल होती है, उस पर एक बल लगाती है, जिस कारण जो है वो जो घोड़ा गाड़ी आगे चल जाती है। पहले घोड़ा आगे चलता है और घोड़ा गाड़ी जो है घोड़ा के साथ गाड़ी जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए घोड़ा गाड़ी क्या हो जाती है, आगे चल जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जो एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है, तो पृथ्वी जो है वो घोड़े के पैरों पर फोर्स लगाती है, उसी फोर्स के कारण वो आगे चला जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेरा यहाँ पर बैलेंस फोर्स, मतलब संतुलित बल होता है, और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों जो पड़े हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जैसे इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स है। ठीक है, ना तो ये खींच पाएंगे इन्हें और ना ये खींच पाएंगे इन्हें। दूसरा होता है मेरे पास अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, एक तरफ मेरा ज़्यादा फोर्स होता है, एक तरफ कम होता है। जैसे इधर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ कि अब इधर कौन सा बल भारी हो गया, तो ये वाला बल ज़्यादा हो गया, तो ये इसको इधर खींच लेंगे, तो ये इधर खींच के भी आ रहे हैं तीनों। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आप समझ गए। बैलेंस फोर्स वही होता है जिसमें दोनों तरफ बराबर बल लगा होता है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, देखो कि बैलेंस फोर्स जो होता है उसमें हमेशा याद रखिएगा कि वो बराबर होता है। इधर भी 300 न्यूटन का बल है, इधर भी 300 न्यूटन का बल है, लेकिन होता विपरीत है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो बल लगा रहे हैं ये किधर की तरफ लगा रहे हैं भाई, ये इधर दोनों उल्टी तरफ बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये अगर इधर लगा रहा है, ये अगर इधर लगा रहे हैं तो ये भी इधर लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में। दूसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं सर, जो मेरा अनबैलेंस फोर्स है, ये असमान बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में लगाते हैं। देखो विपरीत तो दोनों तरफ लगेगा, लेकिन एक कंडीशन में बराबर होगा, एक कंडीशन में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 300 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पर 400 न्यूटन का लग रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बल जो फोर्स है वो दो टाइप का होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़े से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बैलेंस फोर्स के और अनबैलेंस फोर्स के। यहाँ पर देखो ये रस्सी वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, तो ये बैलेंस फोर्स है। ठीक है, इधर भी 300 न्यूटन, इधर भी 300 न्यूटन। दूसरी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है ये खड़ी है, ये कार क्या है, खड़ी है। तो बैलेंस, ये कार कैसी बैलेंस खड़ी है, क्यों, क्योंकि अगर ये कार जो है वो पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगा देगी, जहाँ पर ये खड़ी है उस पर ज़्यादा बल लगा देगी तो अंदर धंस जाएगी ना ये, तो ये बैलेंस खड़ी है। ये लड़की देखो कैसे खड़ी है, ये भी बैलेंस खड़ी है। अगर ये थमला जो है कमज़ोर होता है, जिससे लग के खड़ी है, तो ये गिर जाती है इधर, तो इधर से भी बराबर फोर्स लग रहा है, इधर से बराबर फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस हो के खड़ी है ये। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये क्या टंग रही है, पता नहीं रखी है, तो यहाँ पर बैलेंस फोर्स है। अब ये लड़की चेयर पर बैठी है, जितना फोर्स ये ऊपर से लगा रही है इस चेयर पर, उतना ही फोर्स कुर्सी नीचे से लगा रही है। तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस है, क्या है, चीज़ें बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर भी बैलेंस फोर्स कार्य करता है। ठीक है, अनबैलेंस में देख लो सर, यहाँ पे ये है, ये क्या कर रहा है भाई साहब, कार है ये। ठीक है, तो ये कार को क्या कर रहा है, उठा रहा है, ये पीछे से इसने कार को क्या कर दिया, उठा दिया, तो ये अनबैलेंस फोर्स लगाया है इसने। ठीक है, अब ये चल रहा है बंदा, ये चल रहा है, इस पे अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस क्यों, देखो इसने डंडा हाथ में ले रखा, अगर ये इसको छोड़ देगा तो गिर जाएगा, तो ये भी अनबैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने पानी इतनी ज़्यादा तेज़ गिर दिया कि नीचे अनबैलेंस हो गया, मतलब ऊपर से इन्हें ज़्यादा बल लगा दिया, नीचे से कम बल लगा हुआ था। अगर आपने किसी दीवार में कुछ फेंक के मार दिया, ठीक है, तो आपने जो फेंक के मारा है उसमें बल ज़्यादा है और जो दीवार है उसमें बल कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आर पार छेद हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ही कि यहाँ पर 300 न्यूटन का बल है, यहाँ पर भी 300 न्यूटन का बल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो बैलेंस फोर्स के और अनबैलेंस फोर्स के थे, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर उससे आगे बढ़ के कि जो न्यूटन है, न्यूटन जो उसके न्यूटन के लॉ हैं वो तीनों फोर्स में ही काउंट होते हैं। तो इसके 3 लॉ हैं न्यूटन के, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इसका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से हमें पता है क्या सीखने मिलता है, इससे हमें फर्स्ट लॉ से सीखने के मिल जाता है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को अगर आप धक्का लगाते हो, प्रेशर लगाते हो उस पर, ठीक है, कोई फोर्स लगाते हो, तो वो उसका विरोध करती है, क्या करती है, उसको विरोध करती है। दूसरी चीज़ है, इससे हमें पता चल जाता है, इससे बल की परिभाषा मिल जाती है हमें। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ पर बल लगाते हो तो वो मोशन में आ जाती है। तीसरी चीज़ होती है सर एक्शन रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ को
एक्शन करोगे तो आपको बदले में रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये कह रहा है कि अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अट्रैक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। कहने का मतलब क्या है सर, ये जो मेरा खड़ा था, ठीक है, ये जो मेरा ये लगेज जो लेके जा रही है शॉपिंग जिसमें करते हैं हम लोग, ठीक है, अब उसमें क्या कर रही थी, वो खड़ा हुआ था, इसने उस पर फोर्स लगाया, तो ये क्या करता है सर, इस पहले तो विरोध करेगा, जितना इसमें फोर्स होगा, ठीक है, मान लो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स है, जब तक ये लेडीज़ इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी तब तक तो ये चलने वाला है नहीं। लेकिन अब जैसे इसने फोर्स बढ़ाया, 10 से इसने कितना कर दिया, 20 न्यूटन कर देगी, तो ये चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसने पहले इसका विरोध किया फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में क्या है सर, यहाँ पर मोशन है, ये कार खड़ी हुई थी, इसने इधर से आके ठोक दी, मोशन करने लग गई। थर्ड लॉ में इसने इधर से हाथ मिलाया तो उसने इधर से मिला दिया, इधर से एक्शन हुआ, उधर से रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगला देखो, तो यहाँ पर एक न्यूटन की किताब है, न्यूटन, इस किताब का नाम क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया जो किताब है, इसमें न्यूटन ने बताया है तीनों बल के बारे में। ठीक है, ये न्यूटन साहब हो गए अपने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको समझते हैं विस्तार से। ये गेंद रखी हुई थी एक कहाँ पर, आराम से रखी हुई थी, इस पर मैंने इधर से फोर्स लगाया, तो ये क्या करने लग गई। पहले तो इसने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि मैं नहीं चलूँगी जब तक इस पर इसके बल से ज़्यादा बल नहीं लगाया गया, जब तक ये चलेगी नहीं। ठीक है, रेस्ट में थी, बिल्कुल आराम से रखी हुई थी, इस पर मैंने बल लगाया तो ये एक्ट करना शुरू कर दिया, इसने चलना शुरू कर दिया, मोशन में आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि अब जो मेरा न्यूटन का पहला लॉ है वो क्या करता है, देखिए, जड़त्व जो होता है ना, जड़त्व का मतलब होता है मेरा इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेस्ट में होना। ठीक है, आप रेस्ट में बैठे हो, बिल्कुल, अगर आपको आके जब पीछे कोई धक्का दे दी तो आप क्या होगा, आगे गिर जाओगे, क्या हो जाएगा, आगे गिर जाओगे। तो आपको जो जड़त्व होता है वो हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, मतलब आपका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही आपके अंदर इनर्शिया होगा। ठीक है, उतना ही होगा आपके अंदर इनर्शिया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, तो जड़त्व होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है सर, उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो मेरा जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है कि उसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, उस पर वो निर्भर करता है। अब चलिए आगे देखिए सर, तो जड़त्व जो मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब जो न्यूटन का पहला नियम है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में रखी हुई है, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हो, आपके सामने किताब रखी होगी, ठीक है, वो बिल्कुल इस समय रेस्ट में है, आपने उस पर एक फोर्स लगाया तो किताब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। विरोध तो उसने किया लेकिन वो पहुंच गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेस्ट। आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो आप लोग, और बैठे बैठे अचानक से उसने बस एकदम पूरी तेज़ से उठा दी, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। आप रेस्ट में थे, पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो लॉ ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप आगे की तरफ झुक जाते हो तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब गति के कारण आप आगे झुके हो। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले यह यहाँ पर गिलास, आपने गिलास लिया और गिलास के ऊपर एक पेपर रखा, पेपर के ऊपर आपने 1 रुपये का सिक्का रख दिया। अब वो बिल्कुल इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रखा हो, तो आपने धड़ाक से पेपर खींच दिया, एकदम बहुत तेज़ी के साथ में आपने पेपर खींचा, तो जो ऊपर वाला सिक्का था वो तो रेस्ट में था, अब वो इतनी तेज़ चल नहीं पाया, जितनी तेज़ आपने पेपर को खींचा वो जा करके गिलास में गिर गया। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। उसके बाद आप आगे समझ सकते हो, देखो, पेड़ बिल्कुल शांत अवस्था में खड़ा है, उस पर आम लगे हुए हैं, आपने उसको बहुत तेज़ी से साथ में हिलाया, तो जब आप उसको तेज़ी के साथ में हिलाते हो तो वहाँ से क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आम गिरने लगेंगे, है ना, आम क्या होंगे, उस पर गिरने लगेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, इनर्शिया बोल देंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों, क्योंकि रेस्ट में खड़ा था ना पेड़, आपने उस पर फोर्स लगाया तो सारी इस पे से आम के जो है वो गिरने लग गए। उसके बाद देखो यहाँ पे कि ये पेपर में आपने बोतल रखी थी, अब पेपर खींचा तो बोतल गिर गई। उसके बाद आप यहाँ पे और समझ सकते हो, देखो बस में, अब बस खड़ी थी, अब जैसे इसने पहले गियर में डाल के बस तेज़ी से उठाई तो ये क्या पीछे की तरफ झुक गया, क्या हो गया, ये पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो पीछे की तरफ झुक जाते हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये गाइस इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, विराम का जड़त्व था। उसके बाद देखिए गति का जड़त्व समझते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में कुछ नहीं होता, सिंपल, आप कार में बैठ के चला रहे हो, आगे से अचानक कोई सवारी आ जाती है तो आप तुरंत ब्रेक लगा देते हो, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, और जैसे ही आप आगे की तरफ झुकते हो तो वहीं पर इनर्शिया ऑफ मोशन कार्य करने लगता है। ठीक है, तो आगे झुकना इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ में। जैसे यहाँ पर अब देखो, ये खड़ा था बेचारा, फ़ोन चला रहा था खड़ा हुआ,
ठीक है। अब बुलेट ट्रेन थी ये, अब इसने जैसी ब्रेक लगे धैड़ देने गिरा नीचे को और फ़ोन ये इसका गिर गया। तो ऐसे कभी फ़ोन मत चलाना खड़े होके। अब ये क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, क्योंकि आपकी जो बॉडी थी ना वो स्पीड पे सेट हो चुकी थी। अगर मान लो कि बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और आप भी उसमें खड़े थे आसानी से, 60 की आपकी बॉडी का जड़त्व जो है वो 60 हो गया, ठीक है। लेकिन बस अचानक से रुक जाती है तो आपकी बॉडी थोड़ी ना रुक जाएगी, वो तो बस थी। अब आपकी बॉडी पे एक फोर्स लगेगा जो आपको आगे की तरफ झुका देगा, जैसे इसकी कमर टूटने से बच गई बाल बाल, है ना। देखो एक एग्जाम्पल के साथ में और समझ लो, जैसे ये है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसने क्या करा कि एक फोर्स लगाया, ठीक है। ये खड़ा हुआ इसको झुला रहा है, अब देखो ये झुला रहा है, ये मोटा कम झूल रहा है लेकिन ये ज़्यादा झूल रही है। अब जैसे ये झुलाएगा इसको तो ये क्या होगी, ये देखो हलना शुरू होगी ना लड़की जो है, ठीक है। इसने पीछे से फोर्स लगाया तो आगे को झूलना इसने शुरू कर दिया। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, गति का नियम है, ठीक है। उसके बाद देखो इसने गेंद पर फोर्स लगाया, गेंद पर इसने फोर्स लगाया, ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरीके से देख रहे हो आप लोग, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है ये। चलिए सर, उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा बल कैसे शुरू हो गया, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पर देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर न्यूटन का जो पहला नियम था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम उसको हम बोल देते हैं। आप देखो दरी हिलाओगे तेज़ी के साथ में तो दरी के अंदर जितने भी मेरे धूल के कण थे वो विराम अवस्था में थे, और जैसे ही आपने दरी हिलाई वो तेज़ी के साथ में उससे बाहर निकल के भागेंगे। तो यही क्या है, मेरा विराम का जड़त्व है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये है मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ आपकी रेस्ट में रखी हुई है और आप उस पर कोई फोर्स लगा रहे हो पीछे से, तो वो मोशन करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, मोशन। जैसे कि ये लड़की है झूला पर बैठी थी, इस पर कोई कार्य बल नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने पीछे से इस पर बल लगाया तो ये क्या करने लगी, मोशन करने लग गई, आगे की तरफ ही चलने लग गई, ठीक है। तो अब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या करा होगा, इसमें त्वरण आया होगा, और इसका लड़की का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इसने पीछे से फोर्स लगाया ही है। तो ये जो कार्य करता है बेसिकली F बराबर ma पर कार्य करता है, जो मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अभी जो मोटा देखिए, मोटा जो है ये कम हिल रहा है, क्यों, इसका जो है द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, और इस पर जो इसने त्वरण लगाया वो कम लगाया है, तो मोटा कम झूल रहा है, ये ज़्यादा झूल रही है। तो समझ रहे हो यहाँ पे। अब देखो इसने गेंद पर ये पैर से क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो ये जो गेंद थी यहाँ पर विराम अवस्था में रखी हुई थी, लेकिन इसने जैसे किक करा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है P, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जो M होगा, और ये V वेग से चलेगी ये, तो जा करके यहाँ पर ये रुक जाती है। तो ये मोशन में आ जाती है कोई भी चीज़ जो होती है न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कार थी, यहाँ से समझ लो ये कार यहाँ से चलना शुरू करी, इस पर मैंने फोर्स लगाया, पहले यहाँ से यहाँ आई, अब ये यहाँ पे आ गई। अब ये एक्सेलरेशन करनी शुरू कर देगी, अब ये आपके रेस में आ गई, ठीक है। तो अब इसके हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, देखिए इस पर मैंने पीछे से फोर्स लगाया तो इसका जो द्रव्यमान है पूरा हिलेगा, और इसमें जो एक्सेलरेशन है उससे गुणा आप कर दो तो F बराबर m में यहाँ से निकल करके आ जाता है। तो याद रखिएगा फोर्स बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो फोर्स होता है। अगर आप किसी के द्रव्यमान में एक्सेलरेशन से गुणा कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, उसका फोर्स निकल करके आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके ऊपर मैंने आपको एक इक्वेशन है जो आपको समझनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको क्या पता है कि बल क्या होता है, बेसिकली बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स होता है, देखिए संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। क्या होता है, जो संवेग होता है उसके परिवर्तन की दर, मतलब अब संवेग क्या होता है, देखो पहले ये जो कार थी, आप यहाँ पे समझो, पहले ये जो कार थी, पहले मान लो ये 10 की स्पीड से चल रही थी, अब ये बाद में कितनी होगी, 50 हो गई। तो ये जो बड़ी है इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर बोलेंगे। मतलब ये P2 हो गई इसकी, ठीक है, और ये क्या हो गई, P1 हो गई। तो जो आप कैसे पता करोगे संवेग परिवर्तन की दर, तो आप P2 में से क्या करोगे, P1 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ से संवेग परिवर्तन की दर निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने भी यहाँ पे यही किया है। तो अब देखो संवेग परिवर्तन की दर निकालने के लिए आपको P2 में से P1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, बटे समय कितना लग रहा है T, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो देखो P बराबर क्या होता है, P संवेग परिवर्तन P बराबर होता है mv, क्या होता है, P बराबर mv होता है। आपको पता है द्रव्यमान गुणा जो मेरा क्या होता है, चाल होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम उसे, संवेग परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो P यहाँ से P बराबर कितना रख दूंगा, मैं mv रख दूंगा। देखो अब देखो यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर P2 है तो m2 भी तो होना चाहिए था, है कि नहीं। जब आपने V2 कराया यहाँ पे तो M2 भी तो होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात ही कहूँगा कि द्रव्यमान, चंद्रमा, पृथ्वी, कहीं भी चले जाओ कहीं पर चेंज नहीं होता। द्रव्यमान और भार इनमें एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी आपको जो प्रेजेंट में वजन है वो कितना है, 70 किलो है,
ठीक है, कितना वजन है, मान लो 70 किलो आप बैठ के पढ़ रहे हो, 70 किलो आपके अंदर वजन है, लेकिन कल सुबह कितना होगा, ये थोड़ा बहुत कम तो होगा, 69 तो होगा नहीं होगा, ठीक है। आप कपड़े चेंज करोगे, सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा, आप जैकेट ज़्यादा पहनोगे, तो ये भार है, भार चेंज होता रहता है। लेकिन द्रव्यमान पता है आपका कब चेंज होगा, जब आपके शरीर से कुछ अंग अलग हो जाए। जैसे आपके शरीर से हाथ अलग हो गया तो आपका द्रव्यमान चेंज हो गया, आपके शरीर से, ठीक है, दूसरा हाथ अलग हो गया, आपका द्रव्यमान चेंज हो गया, पैर अलग हो गया, आपका द्रव्यमान चेंज हो गया। तो अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हो, क्या अपना हाथ छोड़ के जाओगे? नहीं सर। तो आपका द्रव्यमान चेंज जब हो सकता है जब आपकी जो मूल ढांचा उसमें छेड़छाड़ की जाए, समझ गए? ठीक है सर। तो ये द्रव्यमान आपको पता चल के क्या होता है। तो अब देखो द्रव्यमान हमेशा इसलिए यहाँ पर m ही रखा गया है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। हमारा वेग बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाती है। तो यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया, तो v2 माइनस v1 बचा, पॉइंटी बचा। अब जो v2 माइनस v1 है ये क्या होता है? ये होता है त्वरण होता है, ठीक है। क्या होता है? ये त्वरण होता है। तो F बराबर m में मेरा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, जहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब देखो भाई न्यूटन का तीसरा नियम समझते हैं। अब जो न्यूटन का तीसरा नियम है सरकार, वो क्या कह रहा है? एक्शन रिएक्शन। अगर इधर से हमने एक्शन किया, यहाँ से हमने क्या करा, एक एक्शन करा और इसके अंदर एक गोला था। अब ये गोला तो जाएगा इधर, लेकिन ये इसको पीछे फेंक के जाएगा, ठीक है। ये किधर जाएगा? इसको पीछे फेंक के जाएगा, तो ये इधर की तरफ भागेगी, ये जो है ये इधर की तरफ भागेगी। तो न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन पे काम करता है। अगर आप जितना एक्शन करोगे उतना ही आपको बदले में रिएक्शन मिलेगा। आपने किसी गाल पे थप्पड़ मारा, ठीक है, आपने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा, तो आप जो गाल पे स्लैप करोगे उसके, चोट उसके गाल पे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी जो त्वचा वो सॉफ्ट है, लेकिन चोट आपको भी लगेगी। अगर आपने एक्शन करा है तो आपको रिएक्शन भी ज़रूर मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो ये मिसाइल उड़ रही है। ये मिसाइल क्या बढ़ी? जब इसने नीचे की तरफ फोर्स का काम करा, नीचे की तरफ इसने फोर्स लगाया, तभी तो ऊपर की तरफ बढ़ी है ये, ठीक है। अब देखो जैसे ये महाराज खड़े हैं, ये खड़े हैं ट्रेन में बाहर की तरफ। अब ये जो लग खड़े हैं ना, इसी तो लग के खड़े हैं। अब इधर से इन्होंने एक्शन किया, तभी तो उधर से इसने रिएक्शन किया है, ठीक है। तो ये काम भी कर जाता है। अगला देखो, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, नाव वाले एग्जांपल से। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। ये व्यक्ति नाव पे से भाग के उधर जा रहा है, तो देखो ये जब ये नाव पे से भाग के जा रहा था तो नाव इधर आ रही नहीं था, नाव इधर आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नाव पे से पैर अपना आगे बढ़ाता है तो नाव पीछे चली जाती है और ये आगे चला जाता है, समझ रहे हो, देख रहे हो। तो ये व्यक्ति आगे पहुंच गया और नाव पीछे पहुंच जाती है। तो दोनों ये जो होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है, ये विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक है। चलिए गाइस, तो फोर्स आपने समझ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।